हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जब बड़ी माँ ने की धोखे से सारी जायदाद अपने बेटे के नाम। फिर उन्हीं बेटों से धक्के खाकर माँ पहुंची अपने जेठ के बेटे के पास। अपनी बड़ी माँ का फ़ोन सुनकर रवि की आंखों से आंसू बह निकले और वह धम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बड़ी मुश्किल से खुद के आंसुओं को संभाला और बड़ी माँ का साहस बढ़ाते हुए बोला, बड़ी माँ आप प्लीज़ रोइए मत और चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए। मैं बस अभी 1 घंटे के अंदर पहुँच रहा हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। रवि ने नौकर को सारा काम समझाया और तुरंत बड़ी माँ के लिए वहाँ से निकल पड़ा। फ़ोन पर हुई बड़ी माँ से बातों को याद करके उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे तैसे हाँफते हुए बड़ी माँ के पास पहुँचा तो रवि को सामने देखकर बड़ी माँ रवि के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उनका पूरा शरीर एक ढांचे मात्र बनकर रह गया था। इतने सालों बाद अपने बड़े पापा को देखकर रवि उनके कदमों में गिरकर फूट कर रोने लगा और बोला, बड़ी माँ ये पापा को क्या हो गया और आपने मुझे खबर क्यों नहीं दी। बड़ी माँ कुछ नहीं बोली और अंदर कमरे में गई और एक चिट्ठी लाकर उसके हाथ में थमा दी। रवि ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। बड़े पापा ने रवि के आगे हाथ जोड़ दिए और उनकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। रवि अपने बड़े पापा का हाथ थमते हुए बोला, नहीं बड़े पापा, मैं आपकी यह बात नहीं मान सकता, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। इतना कहकर रवि ने चिट्ठी फाड़ कर फेंक दी। रवि बड़े पापा के हाथों को थमता हुआ बोला, बड़े पापा मैं आपसे वादा करता हूँ मेरे होते हुए बड़ी माँ कभी बेसहारा नहीं होंगी। पर बड़े पापा आप हिम्मत रखिए, मैं आपको भी कुछ नहीं होने दूँगा। किजल तुम जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करो। रवि ने अपनी पत्नी से कहा तो किंजल बोली, अरे अब इनको अस्पताल ले जाकर क्या फ़ायदा, वैसे ही खामखा फालतू का खर्चा हो जाएगा ना बाबा। मैं अपना समय और पैसा इस बुढ़े पर बर्बाद नहीं करना चाहती। रवि ने खींचकर एक तमाचा किंचन के गाल पर जड़ दिया और बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बड़े पापा के बारे में अनाप शनाप बोलने की। मेरा पैसा है और मैं अपने बड़े पापा की जान बचाने के लिए उसे पानी की तरह भी बहा दूं तो मुझे कोई गम नहीं होगा। और तुम जानती ही क्या हो बड़े पापा के बारे में। रत्ती ने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया और बड़े पापा को अस्पताल लेकर जाने लगा। बड़ी माँ प्लीज़ आप हिम्मत रखिए, मैं बड़े पापा को कुछ नहीं होने दूंगा। रवि बड़ी माँ की हिम्मत बांधता हुआ खुद ही बड़े पापा को देखकर उसकी आंखों से आंसुओं की अव्वल धारा बहने लगती। बड़े पापा के लिए अगर वह अपनी जान भी दे दे तो उसे कोई गम नहीं होगा। एक वही थे जिन्होंने रवि माँ पापा के जाने के बाद रवि को इस मुकाम तक पहुँचाया था। उनकी ही वजह से आज रवि जिंदा है, वरना रवि यही सोचते सोचते पिछले दिनों में चला जाता है। आज बड़ी माँ के फ़ोन के बाद रवि शोरूम में हाँफता हुआ घर आया और अपनी पत्नी से कहा, रीना जल्दी से सामान पैक कर लो, हमें गांव चलना है। क्या अचानक गांव क्यों जाना है और आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? पत्नी रीना ने आंख सिकुड़ते हुए पूछा, लेकिन वह इतना घबराया हुआ था कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अभी कुछ देर पहले बड़ी माँ का फ़ोन आया था, उन्होंने जितना जल्दी हो सके आने को कहा है। पति की बात सुनकर रीना गुस्से में बोली, ऐसा क्या हो गया जो जल्दी आने के लिए कहा है? अब क्या बाकी रह गया है? देखो रवि, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं नहीं जा रही। अब मेरा मन नहीं कर रहा है उस घर में जाने का। देखो रीना, मैं जानता हूँ तुम्हारा मन नहीं हो रहा है, तुम्हारी नाराज़गी भी जायज़ है, लेकिन बड़ी माँ की जगह अगर मेरी या तुम्हारी माँ होती तब भी तुम मना करती क्या? नहीं ना रीना, मुझे लगता है ज़रूर कोई बड़ी बात है। बड़ी माँ की आवाज़ बहुत भारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गंभीर समस्या हो, किसी बड़ी मुसीबत में हो। मैंने कई बार पूछा पर उन्होंने बताया नहीं, बस जल्द से जल्द आने को कहा। रीना फिर भी ना नुकर कर रही थी, लेकिन रवि ने कई बार कहा तो वह भारी मन से बैग पैक करने लगी। तब तक रवि भी झटपट तैयार हो गया और कैब बुक करा ली। कुछ ही देर में दोनों कैब में बैठकर अपने गांव को विदा हो गए।
रवि ने एक नज़र अपनी पत्नी पर डाली जो खिड़की से बाहर देखते हुए गुमसुम कुछ सोच रही थी। वह एक पल तक अपनी पत्नी को देखा, फिर वह भी खिड़की के बाहर का नज़ारा देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, सच में यह ज़िंदगी बड़ी अजब गजब है। हम जिस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, ज़िंदगी उस दिशा में जाने ही नहीं। सोचते हुए रवि अतीत में चला गया। रवि बहुत छोटा था तभी उसकी माँ चल बसी। तब उसके पापा अकेले उसकी देखभाल करने लगे। सारे रिश्ते नाते द्वारा और समाज के लोग ने कितना कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, पर उन्होंने नहीं किया। नहीं, मैं अपने बेटे की सौतेली माँ नहीं ला सकता। मैं अकेले ही पाल पोस कर बड़ा कर लूँगा। लेकिन कहते हैं ना, अकेला जना बाढ़ नहीं फोड़ता। कुछ वही उनके साथ हुआ। अपने साथ बेटे और घर को अकेले संभालने में असमर्थ हो रहे थे। बेटे को किसी तरह तो समय से खिला पिला देते, लेकिन कभी खुद समय पर खाना पीना नहीं किया। कभी कभी तो खाना बनाने के चक्कर में आधा पेट खाकर सो जाते, तो कभी चना खाकर पानी पीकर सो जाते। कभी अपने स्वास्थ्य पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से दिन पर दिन उनका स्वास्थ्य गिरता गया और एक दिन बहुत बीमार हो गए। बिस्तर पकड़ लिए, कितना इलाज चला पर ठीक नहीं हुए और फिर कभी दोबारा उठकर खड़े नहीं हुए। अपना अंतिम समय निकट देख उन्होंने बाई को पास बुलाया और अपने बेटे रवि को बाई के हाथों में सौंपते हुए कहा, बाई, मैं अपने बेटे को आपको सौंपता हूँ। इसे अपना बेटा समझकर ही पालना। अगर किसी तरह की गलती हो जाए तो डांटना, फटकारना, हो सके तो 2 थप्पड़ भी लगाना, पर कभी साथ मत छोड़ना बाई, यह बहुत छोटा है। बोलकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बड़े भाई ने प्यार से डांटते हुए कहा, भला यह भी कैसी बातें कर रहा है मेरे भाई? अरे रत्ती कोई अलग थोड़ी ना है, वह भी मेरे अपने बेटे जैसा है। मैं अपने दोनों बेटों की तरह इसे भी पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाऊंगा। तू चिंता मत कर भाई। बड़े भाई के मुंह से इतनी अच्छी बातें सुनकर उनकी आंखों से आंसू बह गए। बाई, अब मैं सुकून से जाऊंगा। रवि छोटा ज़रूर था, पर पिता और बड़े पापा जी की सारी बातें उसे अब समझ आ रही थी। कुछ दिनों बाद पिताजी भी चल बसे और रवि अकेला हो गया। तब बड़े पापा के कहने पर वह उनके साथ रहने लगा। उनके घर में 2 बेटे और भी थे। तीनों भाई एक साथ पलने बढ़ने लगे। यूँ तो बड़े पापा तीनों बच्चों का बहुत ख्याल रखते, परंतु बड़ी माँ कभी कभार भेदभाव कर देती, जो रवि समझता पर कुछ बोलता नहीं। बड़े भाई की बात के लिए टोक भी देने पर माँ उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। रवि इन सब बातों को छोड़कर अपने पढ़ाई पर खूब ध्यान देने लगा। वह हर परीक्षा में अव्वल आता। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कई बार उसने सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दी, पर वह सफल नहीं हो सका। अब उसकी उम्र भी होती जा रही थी। इसी बीच बड़ी माँ ने रवि की शादी कर दी ताकि घर में बहू आ जाए और घर के कामकाज में मदद मिल जाए। अब रवि शादीशुदा था, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी आ गई थी, परंतु कमाई कुछ नहीं थी। इस सब को लेकर बड़ी माँ कभी कभी ताना मार देती कि पता नहीं कब तक बिठाकर खिलाती रहूंगी दोनों को। अपना धंधा पानी देखो, कामकाज देखो। ज़रूरी तो नहीं कि सरकारी नौकरी के भरोसे सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहो। काफ़ी सोच विचार करने के बाद वह बड़े पापा से बात करना चाहा, पर हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दिन वह बड़े पापा के पास गुमसुम बैठ गया। क्या हुआ रवि बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो, गुमसुम क्यों हो? क्या बात है बताओ, कुछ समस्या है तो कहो। तब रवि ने कहा, बड़े पापा, कब से प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहा हूँ, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं परीक्षा पास नहीं कर पाऊँगा। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है। कल को अगर परिवार बढ़ेगा तो मैं उसे कहाँ से पालन पोषण कराऊँगा? कब तक आप पर निर्भर रहूँगा? तो आप मेरी कुछ मदद करिए। मैं पढ़ाई छोड़कर बिजनेस करना चाहता हूँ। बड़े पापा ने चौंकते हुए कहा, अरे लेकिन मैं इतनी पूंजी कहाँ से लाऊं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम बिजनेस कर सको।
नहीं बड़े पापा, आप पूंजी मत दीजिए। मेरे पिताजी जो संपत्ति मेरे लिए छोड़कर गए हैं उसी में से थोड़ा बेचकर मुझे दे दीजिए। यह बात सुनकर बड़े पापा काफ़ी नाराज़ हो गए कि अपने बलबूते कमाकर बिजनेस करने के बजाय बाप दादा की संपत्ति बेचने लगे। परंतु काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्हें रवि की बातें ठीक लगी और उसकी संपत्ति के थोड़ा हिस्सा बेचकर रवि को पैसे देने की सोची। लेकिन जब यह बात बड़ी माँ को पता चली तो घर में हंगामा करने लगी। अरे, कल का दूध पीता बच्चा जिसे अपने हाथों से पाला पोसा खिलाया पिलाया अब वही हिस्सा मांग रहा है। अरे, अभी जवान हो, हाथ तोड़कर कमाओ और खाओ। मैंने तो इसे अपना समय पर पाला पोसा, पर ये क्यों मुझे अपना मानेगा? इसके लिए तो मैं पराई ही रह गई। देखो जी, मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ, इसे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या पता यह सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन कमला, भला रवि झूठ क्यों बोलेगा? उसका कहना भी सही है। नौकरी नहीं लग रही है, उम्र हो गई है, कुछ तो काम धंधा करना पड़ेगा। कल को उसका परिवार भी बढ़ेगा। आखिर कब तक वह हम पर निर्भर रहेगा? यह तो वह सोचे, उसकी समस्या है। फिर उसकी कैसी संपत्ति? कोई संपत्ति, कोई हिस्सा नहीं है उसका। यह तुम कैसी बातें कर रही हो कमला? जितना हिस्सा मेरा था उतना उसके पापा का यानी मेरे भाई का भी था, तो वह अब इसका होगा ना। पति की बात सुनकर कमला ने मुंह फेर लिया। क्या हुआ कमला, तुमने इस तरह मुंह क्यों फेर लिया? मेरा जी घबरा रहा है। कहीं तूने कुछ उल्टी सीधी हरकतें तो नहीं की ना? वो मैं क्या बोल रही हो कमला? साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहती हो? यही कि अब रवि का कोई हिस्सा नहीं है। अब जो कुछ भी है मेरे दोनों बेटों का है। पत्नी कमला की बातें सुनकर पति की आंखें फटी की फटी रह गई। यह तुम क्या बोल रही हो? और अपने बेटे का हिस्सा कैसे हो गया? क्योंकि देवर जी ने अपनी संपत्ति अपने बेटे रवि के बजाय हमारे बेटे के नाम कर दिए हैं। लेकिन कब और कैसे? कहीं तुमने धोखे से तो नहीं करवा लिया? कमला जी ने सिर झुका लिया। सुनकर पति को बहुत गुस्सा आया। वह कमला जी पर हाथ उठाने लगे, लेकिन तब तक रवि ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। नहीं बड़े पापा, यह गलती मत कीजिए। और क्या हो गया? ज़मीन जायदाद मेरे नाम पर रहे चाहे भाई के नाम पर, है तो अपने घर में ही, तो कोई बात नहीं। और हाँ, आप परेशान मत होइए, मैं बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लूँगा। बड़े पापा सिर पकड़कर बैठ गए। बेटा, मैं अपने भाई से वादा किया था कि तुम्हें अच्छे से रखूँगा, लेकिन मेरी पत्नी ने इतना बड़ा धोखा किया, यकीन नहीं हो रहा। कमला, यह तुमने ठीक नहीं किया। देखना, एक दिन तुम्हें बहुत पछतावा होगा। पछताऊंगी तुम? दुख तो रवि को भी हुआ, पर वह कुछ बोला नहीं, शांत रहा। फिर वह अपनी पत्नी के गहने बेचकर और कुछ दोस्तों से उधार लेकर कपड़े की एक छोटी सी दुकान खोली। पत्नी ने कहा भी कि आप कानून की मदद लीजिए, आपको पिताजी की संपत्ति मिल जाएगी। तब रति ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं बहुत छोटा था तब मेरे माता पिता चल बसे, तब से इन्होंने ही मेरी देखभाल की है। तो अब वह मुझे मेरा हिस्सा दें या ना दें, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा, ना ही अब मांगूंगा। इधर जब दोनों बेटों को पता चला कि रवि ने पढ़ाई छोड़कर बिजनेस कर लिया है, तब वह भी अपने बाप से पैसे मांगने लगे। वह भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर बिजनेस करने की बात करने लगे। लेकिन पापा ने जब पैसे देने से मना कर दिया, तब इसी बात को लेकर घर में आए दिन झगड़ा होने लगे। दोनों पति पत्नी अपने बेटों को समझा समझा कर थक गए, पर दोनों में से कोई सुनने और समझने को तैयार ही नहीं थे। यह देखकर एक दिन बड़ी माँ बोली, कभी सुख चैन की रोटी नहीं खाई हूँ। आज मेरे घर में जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब तो कमाने लगे हो, आप क्यों नहीं यहाँ से चले जाते? सुनकर रवि को बहुत आश्चर्य हुआ। दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। बड़ी माँ, हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो इतनी कमाई भी नहीं कि हम अलग रह सकें। यह चिंता तुम्हें करनी है, मुझे नहीं। बड़ी माँ ने तुनक कर कहा। बड़े पापा एक बार फिर बोलने लगे। तब कमला जी ने कहा, अगर आपको बड़ी प्यारा है तो आप भी निकल जाइए, आपको भी घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। बड़ी माँ, आप नाराज़ मत होइए, मैं कल ही चला जाऊँगा।
यह देखकर बड़े पापा ने साथ यहाँ से निकल जाने को कहा। तब रवि भारी मन से अपनी पत्नी के साथ घर को छोड़ दिया और शहर में आकर रहने लगे। शहर आकर दोनों पति पत्नी ने खूब मेहनत की और छोटी सी दुकान को शोरूम बना लिया। इसी बीच वो 2 बच्चों के पिता भी बन गया और अब सुखी पूर्वक रहने लगा। आज से करीब 10 साल पहले जब वो गांव से शहर आया था तो मन में यही सोचा था कि कभी अब गांव नहीं जाऊंगा। सच में इन 10 सालों में कभी गांव नहीं गया और ना ही गांव से किसी ने आने को कहा। पर आज अचानक बड़ी माँ ने क्यों बुलाया, क्या हुआ होगा? तभी ड्राइवर ने कहा, सर हम आपके बताए हुए पते पर पहुंच गए हैं। सुनते ही रवि अपने अतीत से बाहर आया, फिर कैब से उतरकर ड्राइवर को पैसे दिए और घर के अंदर गया। तब वहां का नज़ारा देख रवि दोनों पति पत्नी सुन रह गए। बड़े पापा खाट पर लेटे थे। वो बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे, इतने कि शरीर के नाम पर एक ढांचा मात्र रह गया था। न उठ बैठते पाते, न ही बोल पा रहे थे। बड़ी माँ वहीं सिर पर हाथ धरे उदास बैठी थी। रवि को देखते ही रोने लगी। बड़ी माँ बड़े पापा को ये क्या हो गया? बेटा, मैंने जो बोया बह पाया। मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया उसका फल भगवान ने दे दिया मुझे। देखो ना क्या हो गया। बेटा, तुम्हारे घर से जाते ही ये दोनों खूब घर में हंगामा करने लगे। पढ़ाई लिखाई छोड़कर बिजनेस करने के लिए पैसा मांगने लगे। जब देने से इनकार कर दिया तो हम दोनों के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए। हमसे ज़बरदस्ती संपत्ति लेकर बिजनेस में लगाया, लेकिन वहाँ भी सफल नहीं हुआ और सब बर्बाद कर दिया। जब संपत्ति खत्म हो गई तब मुझे गहने जेवर मांगने लगे। मैंने देने से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने हमें घर से निकाल दिया। हम दोनों जैसे तैसे अपना जीवन बिता रहे थे। पर अभी पिछले महीने अचानक देर रात को तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो गई। मैं बहुत घबरा गई, कुछ नहीं सूझ। तब मैं भागकर आई दोनों के पास। रात भर दोनों का दरवाज़ा पीटती रही, चिल्लाती रही कि पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, डॉक्टर के पास लेकर चलो, नहीं तो कुछ हो जाएगा। पर दोनों आने तो दूर दरवाज़ा तक नहीं खोला। फिर मैं पड़ोसियों की मदद से इन्हें डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें पैरालिसिस अटैक आया है। आपने लाने में देर कर दी। अगर समय से लाए होते तो यह पूरी तरह ठीक हो जाते, पर अब उनका ठीक होना असंभव है। मैंने जितना हुआ इलाज कराया, लेकिन अगर ठीक नहीं हुए अब कभी होंगे भी नहीं, बोलकर बड़ी माँ फफक कर रो पड़ी। इतना सब हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं। आप अभी के अभी हमारे साथ शहर चलिए, मैं वहाँ आपको बड़े डॉक्टर से दिखाऊंगा, अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा। नहीं बेटा, अब नहीं, बहुत देर हो चुकी है। अब तो ये सब कुछ दिनों का मेहमान है, बोलकर बड़ी माँ घर के अंदर गई और एक पोटली उठाकर ले आई। बेटा, मेरे दोनों बेटे बहू ने मिलकर मुझे मारा और ज़बरदस्ती सारी संपत्ति अपने नाम करवा लिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि यह कुछ गहने हैं, इसे रख लो, ये तुम्हारी माँ के ही की आखिरी निशानी है। बेटा, मैंने जो तुम्हारे साथ धोखा किया उसका फल भगवान ने दे दिया। पति इतना बीमार है, 2 समय का खाना भी मुश्किल से मिलता है। मेरा बेटा खाना पीना और दवा दारू तो दूर, एक बार पलट कर देखने तक नहीं आता। लेकिन ये दोनों भाई भाभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप उनके माता पिता हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बात करूंगा उन सब से। और यह गहने आप रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप और बड़े पापा के आशीर्वाद से मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बेटा, हम उनसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं, जाने दो। यह एक चिट्ठी है जो तुम्हारे पापा ने तुम्हें देने के लिए कहा था। रवि ने जब खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, बेटा हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी बड़ी माँ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। लेकिन देखो ना, भगवान ने उसका फल हमें दे दिया। मैं तो अब बस कुछ दिनों का मेहमान हूँ, तो मेरे जाने के बाद अगर हो सके तो अपनी बड़ी माँ को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देना, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे दोनों बेटों में से कोई इसे नहीं देखेगा। यह बेसहारा हो जाएंगी। पर रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं बड़े पापा, मैं आपकी यह बात नहीं मानूंगा, कभी नहीं। बेटे के होते हुए माँ बेसहारा नहीं होगी। बड़े पापा कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन सब
सुन और महसूस कर पा रहे थे। रति को देखकर, उसकी बातों को सुनकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अस्पताल जाने से पहले ही बड़े पापा चल बसे। दोनों बेटे ने 13वीं के क्रियाक्रम करने से भी पीछे हटने लगे। तब रवि आगे आया और उनकी 13वीं की सारी विधि और कर्मकांड करवाया। 13वीं के बाद अब दोनों भाई आपस में बहस करने लगे कि माँ किसके साथ रहेगी, कौन रखेगा माँ को। बड़ा भाई कहने लगा, तुम रखोगे? तो छोटा भाई बोला, नहीं, पहले तुम रखो फिर मैं। दोनों में खूब बहस होते देखा तो रवि ने कहा, तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो। माँ अब मेरे साथ चल रही है, वह वहीं हमारे साथ शहर में ही रहेगी। यह देख दोनों भाई बोला, हाँ हाँ, बड़प्पन दिखाएगा ही ना, यह लोगों के सामने दिखावा करना चाहता है। देखो माँ, तुम इसके साथ मत आना, नहीं तो बिरादरी में हमारी नाक तो कटेगी ही। वहाँ पर भी पता नहीं यह और इसकी बीवी आपके साथ कैसा व्यवहार करे। यह सुनकर माँ ने कहा, बेटा, बिरादरी में तो लोग अभी भी हंस रहे हैं तुम दोनों पर कि जीते जी पापा का इलाज नहीं करवाया, मरने के बाद कर्म कांड नहीं किया। उसका क्या, उसके लिए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अगर रवि बेटा मुझे शहर लेकर जाना चाहता है तो मैं जाऊंगी। रवि चाहता तो दोनों को वही जवाब दे सकता था, लेकिन बड़ी माँ को देखकर वह कुछ नहीं बोला। रीना ने अपनी बड़ी माँ से माफ़ी मांगी और बस दोनों पति पत्नी ने अपना बैग पैक किया और माँ के साथ चुपचाप शहर अपने घर लौट गया। तब यह सब घर आए तो दोनों बच्चे भी दादी से लिपट गए। अब तो हम दादी के साथ रहेंगे, मेरी भी दादी होगी और मैं भी सबको कहूँगा कि मेरी भी दादी आई है। बड़ी माँ रवि के घर को देखने लगी। रवि ने सच में बहुत तरक्की कर लिया था। उसने बड़ा घर बना लिया था जिसका हर कमरा सुख सुविधाओं में मस्त था। तभी रवि और रीना बड़ी माँ का हाथ पकड़कर उनके कमरे में ले गए। बड़ी माँ ने देखा उनके कमरे में भी सारी सुविधाएं थी। यह देखकर बड़ी माँ की आंखों आश्चर्य से बड़ी हो गई। बेटा, यह पूरा कमरा मेरे लिए है? नहीं, मैं इतने बड़े कमरे में नहीं रहूंगी, मैं बच्चों के साथ उनके कमरे में रह जाऊंगी। रवि ने बड़ी माँ की तरफ देखते हुए प्यार से बोला, माँ, सिर्फ यह एक कमरा आपकी नहीं, पूरे घर आपका है, तो आपको यहाँ रहना है वहाँ रहिए, आराम से रहिए। पर हाँ, यह एक कमरा आपका अलग से रहेगा ताकि आप यहाँ सुकून से आराम करिए। बाकी समय आप बच्चों के साथ, रीना के साथ बिताइए। बड़ी माँ की आंखों से आंसू छलक आए। उन्होंने रवि के माथे को चूम लिया। धीरे धीरे बड़ी माँ बच्चों के साथ काफ़ी घुल मिल गई। वह बच्चों का खूब ध्यान रखने लगी। सबसे रीना का समय बचा। अब वह भी पति के साथ दुकान पर जाने लगी, ज़्यादा समय देने लगी, जिससे वह और तरक्की करने लगा। समय अच्छे से बीत रहा था, सब खुशी खुशी रह रहे थे। एक दोपहर जब दोनों बच्चे स्कूल में थे और रवि रीना काम पर, तभी दरवाजे पर बेल बजी। बड़ी माँ ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने दोनों बेटे बहू थे। उन सबको देखते ही माँ अपने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर चारों दरवाज़ा पीटने लगे, माँ दरवाज़ा खोलिए, हमें आपसे और रवि से ज़रूरी बात करनी है। देखो, मेरे बेटे बहू घर पर नहीं हैं और मैं किसी अनजान के लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकती। माँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम आपके बच्चे हैं। माँ प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। चारों बहुत गिड़गिड़ाने लगे तो माँ ने फिर दरवाज़ा खोला, लेकिन किसी को अंदर नहीं आने दिया। हाँ, जल्दी बोलो, क्या बात है? माँ, हम बहुत मुश्किल में आ गए हैं। ऐसा क्या हो गया जो इतनी बड़ी आफत आ गई? माँ, बिजनेस बढ़ाने के लिए हमने बैंक से बहुत लोन ले लिया, परंतु बिजनेस चल नहीं सका और ना ही मैं लोन चुका पाया। तब बैंक वालों ने सब कुछ जब्त कर लिया। माँ, हम कहीं के नहीं रह गए। अब तो आपका और रवि का ही सहारा है। कहाँ है रवि? मुझे बात करना है उनसे। माँ रवि को फ़ोन करने लगी। अचानक उन्हें पीछे सारी बातें याद आ गई और एक जोर का तमाचा अपने बेटे के गाल पर जड़ते हुए बोली, भूल गए? एक दिन मैं भी इसी तरह तुम लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही थी, इसी तरह दरवाज़ा पीटती रह गई थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। कैसे दोनों ने धोखे से सारी संपत्ति बेच दी, पिता का इलाज नहीं करवाया, हमें एक एक दाने के लिए तरसा दिया। याद नहीं आते ही उन्होंने तुरंत कहा, जो बेटा अपने माँ बाप को धोखा दे सकता है, क्या भाई को नहीं दे सकता? तुमने जो हमारे साथ जो सलूक किया, भगवान ने इसी का फल दिया है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। और हाँ, मेरे बेटे बहू के जीवन से भी अब तुम चारों दूर रहो।
बोलकर माँ ने दरवाज़ा बंद कर लिया। चारों अपना सा मुँह लेकर लौट गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।